स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत से सटे नेपाल के इलाकों में दंगे शुरू हो गए हैं। नई सरकार की मुश्किलें हर दिन के साथ तो बढ़ती जा ही रही हैं, लेकिन अब जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो तमाम सवाल और। इसी पर बातचीत करने के लिए नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले वेद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस दंगे के बारे में बताइए, ये क्यों शुरू हुए, किस लिए हुए, कारण क्या रहा, किनके बीच दंगे हुए? रोहित भाई, ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर हम पिछले लगभग 1-2 साल का अगर ट्रैक उठा के देखें तो हम पाएंगे कि नेपाल के जितने भी तराई मधेश वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे आप इधर अगर इधर मध्य साइड आएँ, इधर ये नेपालगंज से लेकर ये पूरी बेल्ट में ये गाहे बगाहे जो है सांप्रदायिक तनाव के चलते इस प्रकार की जो है घटनाएं हमें पिछले कुछ 1-1.5-2 वर्षों में देखने को मिल रही हैं। और जो सेकुलरिज्म का रहमानी कीड़ा हमारे यहाँ लोगों को काटता है, वही रहमानी कीड़ा वहाँ के लोगों को भी काटता है। तो दंगे होते हैं, चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद जो है सब चुप हो जाते हैं कि इसमें कोई बहुत ठोस एक्शन नहीं होता। और ना होने की वजह से इस प्रकार की जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं। चूंकि हिंदुओं का पवित्र सावन का मास प्रारंभ हो रहा है, हिंदुओं की अपनी मान्यता है, जिस प्रकार से भारत में कांवड़ की बड़ी विशेषता है। नेपाल में आज सावन का 9 या 10 गते है और वहाँ पे जो है हिंदू लोग अपने इस श्रावण के पर्व को बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। तो जो वहाँ पर अन्य संप्रदाय के लोग हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे जिस प्रकार से यहाँ कंधे पे उचका के उनको एक अलग ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई पिछले 60-70 सालों में, कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति आजकल नेपाल के तराई क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। तो सुनसारी में ये जो हो रहा है, ये धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा, ये धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा है। एक समाज ने दूसरे समाज के लिए प्रतिकार किया और वो देखते देखते जो है एक इस प्रकार के तनावपूर्ण स्थिति में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद जब उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई तो ओम प्रकाश मेहता करके एक युवक की जो है उसमें जान गई है, जो बहुत ही दर्दनाक है। देखिए, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है अस्पताल में। मुझे लगता है कि सरकार को, वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है, उसको जो है बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। भले ही नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल में 80-90% से ज़्यादा हिंदू हैं, और हिंदू धर्मावलंबियों के देश में अगर इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और इस प्रकार से अनाचार अत्याचार होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जनता का एक टॉलरेंस लेवल होता है, वो एक हद तक ही सह पाएगी। इसमें संवेदनशीलता बरतनी बहुत ही आवश्यक है। और निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से लोग घायल हैं, जिस प्रकार से एक युवा की मृत्यु हुई है, एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। और उसके बाद सरकार की कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने जी। और वो मैं किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय का साइड लेके ये बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार सभी संप्रदाय की अभिभावक होती है और सरकार का धर्म यह है कि सबको समान जो है कानून के चश्मे से देखे और सबको जो है न्याय दे। ये नहीं कि सेकुलरिज्म की आड़ में एक को तुम जीजा बनाए घूम रहे हो और दूसरों को जो है उनके कॉस्ट पे तुम किसी दूसरे की राजनीति फलाने का काम, ये जो पर्टिकुलरली भारत में सेकुलरिज्म वाली राजनीति की आड़ में हम इतने वर्षों से देख रहे हैं। बस हमारी इनसिक्योरिटी सिर्फ ये है कि नेपाल में भी कहीं वो फैशन ना शुरू हो जाए जो है सामाजिक ताने बाने को जो है बहुत ही प्रभावित करता है। लेकिन जो दंगे हिंसा हो रही है, अब सुनसारी बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी नेपाल में स्थित और बिहार से सटा हुआ जी। और ये वाला जो कॉरिडोर है, ये कॉमर्शियल कॉरिडोर है, भारत कॉमर्शियल कॉरिडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। मेरा ये समझना है कि इन दंगों से प्रभाव क्या पड़ जाएगा, भारत पर भी पड़ेगा, कॉमर्शियल कॉरिडोर है। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी रोहित जी, कि जो बिहार का सीमांचल वाला एरिया है,
यदि आप वहाँ का गणित उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर संप्रदाय का जो वहाँ पे डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी अगर आप अपना रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे AIMIM के लोग जो है उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं। मतलब कि जो डेमोग्राफी है वो इन बॉर्डर एरिया में एक पर्टिकुलर समुदाय की बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सिर्फ ये एक तरफ नहीं बढ़ रही है, दोनों तरफ बढ़ रही है। भारत की तरफ भी उतनी तेजी से बढ़ रही है, नेपाल की तरफ भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। तो यदि आप भारत नेपाल के जितने भी ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो चाहे वो उत्तर प्रदेश से लगने वाले क्षेत्र हों, चाहे बिहार से लगने वाले क्षेत्र हों, आप इनमें पाएंगे कि एक संप्रदाय, अब कहां से फंडिंग आ रही है ये जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि तमाम जो दोनों राष्ट्र की जांच एजेंसी हैं उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी मैंने पीछे देखा था, भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल के एक पत्रकार ने इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री की कि कैसे उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र में दोनों तरफ, मतलब आप बिलीव करेंगे 200-250 मीटर पे मस्जिद और मदरसों का ऐसा जाल खड़ा कर दिया गया है कि जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि मतलब ऐसा उतनी तादाद में ना वहां पर मंदिर बन रहे हैं, ना वहां गुरुद्वारे बन रहे हैं या कुछ और बन रहे हैं। हाँ, पर उस क्षेत्र में जो है मदरसे और मस्जिद की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आप तो वो गए ना बहराइच वाला इलाका, उसमें पूरा किस तरीके से पूरा ये बन चुका है, तो उसकी जांच हो रही है। कई बंद भी किए गए, कई जगह विदेशी फंडिंग का भी पता चला, वो सब तो हो रहा है। भारत की गृह मंत्रालय इन चीजों के ऊपर बहुत ही सजगता के साथ काम कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो है उस सभी सीमांचल क्षेत्र के SSPs से लेकर DSPs की एक मीटिंग भी बुलाई थी कि वहां पर सुरक्षा की कैसी व्यवस्थाएं हैं। और क्योंकि भारतीय सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहती हैं। अभी आपने खबर में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक पकड़ा गया था। और ये बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो पूरे जो ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वो नेपाल में हो चाहे वो भारत में हो, वहां एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का पुरजोर कोशिश कर रही हैं। अभी मणिपुर से कुछ अमेरिकी नागरिक और अमेरिकन इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी लोग पकड़े गए थे। तो ये जो है दोनों देशों को संयुक्त रूप से साजिश है, बिल्कुल साजिश है। और इसके ऊपर इसको हम एक मेयर आई वॉश एक छोटी घटना के रूप में नहीं देख सकते। और इसके ऊपर दोनों देश की सरकारों को, दोनों देश के सुरक्षा तंत्र को मिलकर इंटेलिजेंस इनपुट शेयर कर काम करना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल मेरा, मैं केवल सुनसारी की एक घटना के आधार पर सरकार पर सवाल नेपाल की नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से बालन शाह आए तब से जो गतिविधियां हुई हैं नेपाल में, उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह इस तरीके से खबरें आई। अब सुनसारी में जो भारत नेपाल के बीच का कॉमर्शियल कॉरिडोर, वहां पर इस तरीके से हम उम्मीद ये करेंगे कि ये बढ़ेगा तो समस्याएं नेपाल के लिए ज़्यादा उत्पन्न होंगी। क्या एक जिंदगियों ने जो PM चुना, कहीं वो लैग कर रहे हैं अभी? देखिए रोहित जी, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए और आग का दरिया है और पार उतरना है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए नेपाल की जो वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें नेतृत्व करना किसी कांटे के ताज को पहनने से कम नहीं है। और अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हमें 2/3 का बहुमत मिला है और हम जो है इस प्रकार से बहुत आसानी से कर लेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा है अमूमन राजनेता चुनावों में भाषण करते हैं और उसके बाद जब डिलीवरी की बात आती है, मैं संदर्भ भारत का ही ले रहा हूं। आपने देखा होगा कि विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वादे करते हैं। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने देश में बड़े वादे किए कि हम इतने हजार रुपया देंगे प्रति वर्ष, प्रति महीना 7,500-8 हजार रुपया देंगे, इस प्रकार के वादे करते हैं। बट जहां जहां उनकी चुनी हुई सरकारें हैं वहां एक वादा इंप्लीमेंट नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब एक कोई पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट होती है तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ भी उतना ही होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी सलाह यह है कि आप छोटे छोटे जो है अपने टारगेट बनाएं, उन टारगेट को अचीव करें, उनको लोगों के पास जो है उनको प्रचारित करें कि हाँ भैया हमने ये किया है।
और क्योंकि देखिए नेगेटिविटी जब एक्यूमुलेट होना शुरू होती है तो वो उतनी तेजी से एक्यूमुलेट होती है। जैसे पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति वितृष्णा जागी तो उसके एवज में जो है लोग आपको लेके आए, और अगर आप भी जो है डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ एक लोगों को ये फील होगा कि भाई कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एरोगेंस आ गया है और सरकार जो है सिर्फ अपने तरीके से जो है वन साइडेड ट्रैफिक की तरफ से चलना चाहती है, तो वो जो एक वितृष्णा वो कल को आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है। तो सरकारों को चाहिए कि वो जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता को, जैसे अभी नेपाल में सबसे ज्यादा चर्चा क्या हुई कि जिस सरकार ने ये कहा था कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ऐसा काम करेंगे, बट जब बजट आया तो उसमें यह देखा गया कि उसमें 3% टैक्स लगा दिया गया। फिर उसके बाद जब उसका पुरजोर जनता ने विरोध किया तो जो है प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा। जो प्रधानमंत्री लंबे समय से खामोश थे, उन्होंने आगे आके बोला कि भाई हम जो ये 3% का टैक्स है जो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर और शिक्षा के ऊपर, ये हम हटाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं लिटमस, एक तरह का वाटर लेवल टेस्ट करती होगी कि हाँ भैया हम इसको जरा इंप्लीमेंट करके देखें, क्या इंप्लीमेंट करके देखें, हम ये दे रहे हैं, इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सरकारों को बहुत संवेदना के साथ इन सभी मुद्दों को जो है देखना चाहिए और उनके ऊपर जो है क्रैकडाउन करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अब नेपाल का मुद्दा नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्र का मुद्दा है। और सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले 1.5-2 वर्षों से इस प्रकार का जो तनाव देखने को मिल रहा है, तो वो सिर्फ नेपाल के सामाजिक ताने बाने को ही प्रभावित नहीं करता, भारत के साथ जो है हजारों किलोमीटर का जो लंबा बॉर्डर है उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए दोनों देश की जो है खुफिया एजेंसी को अलर्ट मोड पर सुरक्षा इनपुट साझा करते हुए इस पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और भारत को भी सतर्क रहना चाहिए जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है। फिलहाल हम उम्मीद यही करेंगे कि ये दंगे, ये बवाल आगे ना बढ़े, जितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए बेहतर रहेगा। फिलहाल प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है, पूरे इलाके में मुस्तैदी है और समझा दिया गया है कि बवाल आगे ना बढ़े, वरना सबको सबक सिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वेद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।